वो किस घर में जन्म लेगा, किस जाति में जन्म लेगा, कहां जन्म लेगा, ये मनुष्य के हाथ में नहीं। लेकिन मनुष्य जन्म लेने के बाद अगर अपने कर्मों का निर्धारण करे तो स्वाभाविक रूप से वो किसी भी जाति में हो, किसी भी घर में हो, चाहे वो गरीब परिवार है, चाहे वो अमीर परिवार है, वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के उस संघर्ष के बाद साबित करके दिखाया है, जो हम सबके लिए प्रेरणा का एक माध्यम। आओ आज के इस अवसर पर उनके जीवन से हम प्रेरणा लें। जो समाज में कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करें। और उसके साथ साथ में इस धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया है तो वो सिर्फ मानव है, उसको मानवता की दृष्टिकोण के साथ देखने की आवश्यकता है। इस भाव के साथ हम सब लोग को काम करना है। यही मुझे डॉक्टर भीमराव जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात कहनी है। भाई और बहनों, आज आपने देखा जी कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना जी भी आई है। मैं कंगना जी का यहाँ अपने सराज विधानसभा क्षेत्र में सभी सराजियों की ओर से आप स्वागत भी करता हूँ। बहुत हमारी पार्टी ने हमारे चारों लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए और कंगना जी का नाम भी घोषित हुआ। तब से सारे सराजी मेरे को रोजाना पूछते रहते हैं फोन करके, कंगना जी कब आएंगे, कंगना जी कब आएंगे। और आज सब बड़ी संख्या में दूर दराज से आना के, बहुत दूर से, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, बिखरा हुआ क्षेत्र है, मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं आपका स्वागत करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। मैं सराज के सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया। बाकी हमारी बातें तो होती रहेंगी भाई, हमारी बातें तो होती ही रहेंगी। कल शाम को बहुत लंबे एक प्रक्रिया के पश्चात जो है कांग्रेस के भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई। लगा पकड़ फिर पूछ रहे थे जब कंगना जी आ गई तो परे से कौन आ रहा है, उधर से कौन आ रहा है, कांग्रेस का कौन आ रहा है। जो आ गया वो उसका अभी हम जिक्र करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, वो आ गया। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो जा रही है, एक तरह की जा चुकी है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, नहीं रुकने वाला। हमारी पहाड़ी भाषा में अगर मैं बोलूं तो शुद्धि न थी बड़े नहीं कैसे बता रू। जब शायद जो कैंडिडेट है उनको ये लगा ये तो गई सरकार में, कोई और रास्ता ढूंढता। और मुझे लगता है कि उनकी पार्टी में भी इस बात को लेकर के बड़ी साजिश चल रही है कि इनको बिगड़े लोग होते पड़े। कंगना जी मैं क्षमा चाहूंगी पहाड़ी भाषा की राज्यों की भाषा, तो भाई उनको किसी काम के लिए नहीं रखा। जब सूझता लगा कि पार चालू मोदी दिया ये जिंदगी चीज है बिना वजह के, बिना मतलब कि जब दिख रहा कि मोदी जी आ रहे हैं और आ ही गए वो। तो इस बात को आएंगे तो मोदी ही। और उनको भी पता, जब हम कांग्रेस के मित्रों को पूछते हैं कि यहाँ के रहा तो मोदी आ, जब तुमको भी पता है तो क्यों फंसे भाई।
गांव गांव में एक बुजुर्ग आदमी, एक छोटा छोटा बच्चा, वो कह रहा है कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, और आप भी अपने आप ही बोल रहे हैं आएंगे तो मोदी जी आएंगे। तो क्यों फंसे भाई ये सारे चक्कर में? और मैं तो हैरान हूं एक बात को लेकर के। पहले अभी सांसद तो उनकी माता जी हैं, पार्टी ने उनके ही टिकट काट दिया। और हम तो सोच रहे थे कि महिला का मुकाबला महिला से होगा, यहाँ पर कंगना जी के सामने प्रतिभा सिंह जी होंगी। उन्होंने तो पहले कह दिया, उन्होंने कहा कि पहले ही कह दिया कि है नहीं, लड़ने लायक हालात बोलते हैं, काम ना लोगों के हुए, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं के हुए, ना पार्टी के विधायकों के हुए, और ऐसे में क्या चुनाव लड़ना है? चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और सुखू जी तो कई दिनों से इस बात को लेकर लगे थे कि रानी भी मना कर दे और इनका मैं जरा इंतजाम करूं। ये जहां मंत्रिमंडल से, जो मंत्रिमंडल में बना के रखा हुआ, मंत्री बना के रखा हुआ है, अभी कुछ उनके दोस्त रह गए मंत्री जो बने थे। लेकिन हैरानी की बात इस बात की, कुछ वक्त पहले अपने आप ही उन्होंने खुद कहा कि जलालत का ये दौर इतना लंबा हो गया, हम नहीं सहन कर सकते हैं, और मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने की घोषणा की। मुझे मालूम नहीं हुई सुखू भाई ने उस त्याग पत्र का क्या किया, अभी तक पता ही नहीं लग रहा कभी हुआ कि नहीं। दे करके तो रखा है, आपने त्याग पत्र दे रखा है, और उसके बाद फिर अब बोलते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा। लेकिन मैं हैरान कुछ चीजों को लेकर के होता हूं। जब कंगना जी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित हुई, एक कांग्रेस की नेत्री ने मंडी के बारे में जो अपशब्द कहे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये कांग्रेस के नेता कहां गए थे? कंगना जी ने राजमहल में जन्म नहीं लिया है। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद संघर्ष का रास्ता अपनाया, और 20 वर्षों के संघर्ष के पश्चात फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया, एक पहचान बनाने में सफलता की। ये हम सब हिमाचल वासियों के लिए पसंद करते हैं। आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दो क्योंकि वो महिला है, आप किसी के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया में डाल दो क्योंकि वो महिला है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। ये दृष्टिकोण मैं समझता हूं उचित नहीं है। और अब तो हमारे वो साथी कह रहे हैं कंगना जी मेरी बड़ी बहन है, तो बहन का भाव उनके लिए किस प्रकार का भाई का होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये उनको समझना चाहिए। अगर बहन कहा है तो उस भाव का भी अभिव्यक्ति उसी प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन ये चुनाव तो इन मुद्दों पर नहीं, चुनाव तो आपके मुद्दे क्या है? कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, उस त्रासदी के दौरान कंगना जी कहां थी? स्वाभाविक रूप से आप अपने जिस फील्ड में काम करते थे उस फील्ड में काम करने के लिए अपने काम में व्यस्त थे। आप तो सांसद नहीं थे उस वक्त, फिर भी आपने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की, अपनी ओर से जो मदद करने की बातें थी वो मदद करने का प्रयास किया एक नागरिक होने के नाते। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए पूछना चाहता हूं, त्रासदी का वो दौर आया, दिल्ली नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हिमाचल की मदद के लिए खड़े हुए,
हमारे गृह मंत्री मदद के लिए खड़े हुए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा जी मदद के लिए खड़े हुए। जिन लोगों का जीवन संकट में फंसा था, आर्मी के हेलीकॉप्टर दिला करके वहां से उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम किया, चाहे वो कहीं भी फंसे थे। और उसके पश्चात मदद का रास्ता इस कदर खुला, जिस तरह की मदद आज से पहले कभी नहीं मिली। 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में उन परिवारों के लिए मदद के रूप में दिए जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया, जिनका घर चला गया, जिनका बाग बगीचा चला गया, जिनके पशु चले गए, उनकी मदद के लिए दिए। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, ये बारी चौकी का इलाका, ये भी त्रासदी का बहुत बड़ा, हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र का इलाका बहुत बड़ी त्रासदी का हिस्सा रहा। क्या उन आदमी तक वो पैसा मिल पाया है? क्या जोड़े बोला है? नहीं मिला तो गया कहां? यहां तो हमारे पास ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, घर सलामत है लेकिन खाते में पैसे आ गए। इसलिए आगे वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनको उनकी मदद करनी है। कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं, यही कह रहे थे उस वक्त, ये हमारा खास आदमी है, ये हमारा पुराना आदमी है, इसकी मदद करनी है। अरे मदद तो उन लोगों के लिए भेजी गई है मोदी जी के द्वारा जिनका घर चला गया, परिवार का कोई सदस्य चला गया, जिनका नुकसान हुआ, उनके लिए। आज भी मैं देखता हूं सराज के हमारे सैकड़ों लोग आते हैं हमारे पास, घर चला गया लेकिन पैसे नहीं मिले। पशुशाला चली गई, पशु भी बह करके चले गए, लेकिन पटवारी भी अभी तक आया नहीं। घर का नुकसान हो गया, दरारें पड़ गई, लेकिन घर रहने लायक नहीं रह गया। लेकिन अभी तक पटवारी वहां रिपोर्ट देने के लिए नहीं पहुंचा, पैसा नहीं मिला। तो प्रश्न पैदा होता है, 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र ने भेजा है, उस पैसे का किया क्या? जब गरीब लोगों के लिए, प्रभावित परिवारों के लिए वो पैसा नहीं पहुंचा, तो ये जांच का विषय बनता है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस विषय पर बात करनी ही होगी। बाकी बातों को लेकर के हम क्या बोले? 15 महीने हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार के पूरे हो गए, लेकिन सुख की अनुभूति आप सबको हुई? अब तो अपने आप ही नहीं उनको सुख प्राप्त हो रहा है। पूरी रात नहीं सो पाते हैं, रात को सोते हैं तो वो सुबह पता करते हैं कि सब ठीक है ना, विधायक सारे, कोई गया तो नहीं। दोष हमको दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराना, तो गिरी हुई सरकार उसको क्या गिराना, अपना भी गिरी हुई है और नजरों से भी गिर गई। आप कल्पना करिए इस बात को लेकर के, कांग्रेस के विधायक आज से नहीं कई महीनों से इस बात को कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी समय दीजिए, हमें कुछ बातें करनी है, नहीं दिया गया। हमारे क्षेत्र के विकास के कार्य रुके पड़े हैं, हमको उस बारे में बात करनी है, ना सुना गया ना माना गया। और जलालत के जब 14 महीने बीत गए, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, और सही मायने में आपको बताऊं, हमने तो राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा किया था, डरते डरते किया था। हमको पता था बड़े मुश्किल है भाई, ये तो 47 है, हम 25 है, लेकिन हमको खबर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है। हमने फार्म भरा और फार्म भरने के बाद कहने लगे कांग्रेस के नेता, कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, हम तो 43 हैं, 40 तो चट्टान की तरह खड़े हैं। हमने कहा देखिए वक्त के साथ, और जब वोट देने वाला दिन आया तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने और 3 निर्दलीय विधायकों ने, 9 विधायकों ने कांग्रेस के एजेंट को दिखा करके वोट दिखाया कि ये हम दे रहे हैं। और राज्यसभा के चुनाव में जब कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया,
और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट जीत गया, तो क्या वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? सरकार बची क्या बची? सरकार तो गई है। उस दिन नैतिकता के आधार पर यह होता कि उसी दिन ही मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए था कि बहुमत होने के बावजूद, बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद में राज्यसभा का सांसद जो अपना चुन नहीं पाया, त्याग पत्र देना चाहिए। और उल्टा क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थन में जिन विधायकों ने वोट डाला, 6 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया, सदस्यता समाप्त कर दी। एक दिन के अंदर जो है वो शाम को फैसला कर दिया। और दूसरे दिन बजट पारित होना था, हमने कहा कि बजट में ही हम निपटा देंगे इनको। जब बजट पारित होना तब देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पूरा मिला करके जो आंकड़ा बन रहा है वो हमसे ज्यादा बन रहा है। और ऐसे हालात में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के हमारे जो हम विधायक हैं, 15 विधायकों को 100 कमांडो उठा करके विधानसभा से बाहर फेंक कर किया है, जिसमें मैं भी शामिल था। आपका सारी विधायक पूरे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। जिस दिन बजट पारित होना है और बजट पारित करने के लिए विपक्ष के विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया, 15 विधायक सस्पेंड किए, तब जाकर के उनका बजट पारित हो पाया। तो सरकार है क्या? नहीं है। फिर भी बोलते हमारी सरकार है, चट्टान की तरह है, 5 साल चलेगी। मैं कहा बोलने में क्या जाता है, बोलते रहो। तुम राज्यसभा के पहले भी यही बोलते थे, कैसे होगा जरा, कैसे होगा, कैसे होगा। मुझे पूछते थे, हमने कहा कि हमें नहीं मालूम। जब हो गया हमने कहा ऐसे होगा। और हम पूछ रहे कि सरकार कैसे जाएगी, हम नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, जिस दिन जाएगी उस दिन बोलेंगे ऐसे ही। इसलिए मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं, ये चुनाव सिर्फ लोकसभा का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक तरह से विधानसभा के चुनाव की तरह है। और सरकारें एक नहीं 2 बन रही है। दिल्ली में तो तय है, मोदी जी बन रहे हैं, भाजपा की सरकार बन रही है। और जब 4 तारीख को परिणाम निकलेगा तो हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब हम ऐसा बोलते हैं तो कांग्रेस के लोग बहुत परेशान था, लगी कदा नहीं आए देने ऐसे हालात बने हुए हिमाचल में। और हमारे यहाँ पूरे देश का एक माहौल देखिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है। आज मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी को, अमित शाह जी को, सारी केंद्र की टीम को, जिन्होंने घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी किया है। उनने कांग्रेस की तरह गारंटी नहीं, मोदी जी ने एक ही बात कही। मोदी जी की गारंटी के बारे में एक बात देश अब अच्छी तरह से जान गया है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ इस देशवासियों को हम मुफ्त में अनाज देते हैं। कांग्रेस कह रही है ये कब तक देते रहेंगे। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं अगर देश आगे बढ़ा है तो ये 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस के कहने से क्या बंद कर देगा। देश आगे बढ़ा है, देश ने तरक्की की है। देश जो है आज 10वीं इकॉनमी से 5वीं इकॉनमी बन गई है। और आज उन्होंने घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है 2029 तक 3rd इकॉनमी, तीसरी इकॉनमी दुनिया की बनेगी। इस बात के लिए हम काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि अगर देश की इकॉनमी में सुधार आया है तो ये मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं।
लेकिन मोदी जी ने कहा आप जो मर्जी कहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी कमिटमेंट है, अभी भी देश में ऐसे लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है। हमारे चाहे अनुसूचित जाति के भाई है, चाहे हमारे पिछड़े हुए वो गरीब लोग हैं, उनके लिए मदद करने की आवश्यकता है। तय किया कि 80 करोड़ देशवासियों के लिए मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी। ये आज घोषणा पत्र में। एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कही है, जो आयुष्मान भारत जो है पूरे देश भर के लिए स्वास्थ्य की एक सुविधा दी है, उसमें और आगे बढ़कर के उन्होंने आज घोषणा की है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल के ऊपर के सारे बुजुर्ग आयुष्मान भारत में कवर होंगे। उनको पूरा इलाज, पूरा 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाएगा। ये भी आज घोषणा पत्र के अंतर्गत कहा है। और एक और बात कही है, महिलाओं का आरक्षण। पता है आपको ना क्या हुआ? महिलाओं को पता है? नहीं पता, भूली तो है। आरक्षण हो गया आप लोगों के लिए, लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में पारित हो गया है, और अगले लोकसभा के चुनाव से पहले 33% महिलाएं लोकसभा के अंदर होंगी। हमारे तो कंगना जी आरक्षण से पहले ही आ गई है। और अगली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 68 सीटों में से 22 महिलाएं होंगी। 2 महीने भारी भारी आई, पता नहीं अब कहां हम तो दूपत्ती जाने पड़ गए भाई, रहम करना। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि महिलाओं को आगे आने के लिए रास्ते आसानी से खोले नहीं जाते। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था, तो पहली बार हमने 50% आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में, नगर परिषद, नगर पंचायतों के लिए किया था। तो ये पुरुष लोग हमारे यहाँ, नाम क्यों लूं मैं, कई लोग बोलता है बड़ा भारी पूरा हो, बहुत गलत हो गया बोलते हैं। और आज महिलाएं 50% आरक्षण का अधिकार तो उनको है ही है, वो तो हमने अपनी सरकार की ओर से किया ही किया। लेकिन आरक्षण के बिना भी महिलाएं बड़ी संख्या में जीत करके आई। आज लगभग जो है 60% महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में क्यों नहीं, जो कहीं जो है ओपन सीट से भी लड़ रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक कदम उन्होंने उठाया है, ये बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और इसके अलावा और भी दो तीन चीजों का मैं जिक्र करूंगा, बाकी चीजों का जिक्र में विस्तार से बाद में करेंगे हम। 3 करोड़ गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। ये भी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 3 करोड़ परिवारों के लिए जिनका अपना घर नहीं है, घर एक जीवन का सपना हर व्यक्ति का होता है, उनका सपना साकार करेगा। ये भी प्रधानमंत्री जी ने बात कही है। और एक बात और कही, और वो बात ये कही है, जो बड़ा परिवर्तन होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर भी काम करेंगे। वोटा मांगते, आज ये उपचुनाव आ गया, आज ये उपचुनाव आ गया, ये उपचुनाव आ गया। पूरे देश के चुनाव एक साथ, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव एक साथ करने के लिए प्रस्ताव लाने की आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस दिशा में हम कदम उठाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा, लाखों करोड़ रुपए देश का बचेगा और वो देश के विकास में लगेगा। जब चुनाव एक साथ होता है तो सारे खर्चे एक साथ होंगे, कम खर्चे में हम चुनाव कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा कदम होगा।
इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे। बड़ी बातें, बड़े काम, ये प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से करेंगे। अगला लक्ष्य हमारा यही होगा। और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 10 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हुआ, लेकिन उंगली उठा करके कोई कह नहीं सकता कि इनको सुधार है। आप कल्पना करो, वो सरकार 10 वर्ष तक एक सरकार रही जहां 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला, घोटाला ही घोटाला। जो कांग्रेस जी ने बात कही है सच्ची बात है। हर रोज घोटाला, हर कहीं घोटाला, हर बात में घोटाला, हर काम में घोटाला, ये परिस्थिति होती थी। लेकिन आज देश आगे बढ़ा है और इसलिए बढ़ा कि एक ईमानदार नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व भारत को मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। इसलिए भाई और बहनों, हम सबको एक ही चीज देखनी है, पूरी ताकत के साथ हम लगेंगे, जुटेंगे और नरेंद्र मोदी जी को इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से अपना पूरा योगदान देंगे। जैसा 2014 में चारों सीटों को जिता करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान इस देवभूमि हिमाचल ने दिया, और 2019 में तो सारा रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ा। 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में हमने जीत हासिल की थी, चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब की बार 2024 में भी उसी प्रकार से चारों सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। अब की बार उपचुनाव भी आए और उपचुनाव जो 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए तो घोषित हो चुके हैं। 3 हमारे निर्दलीय विधायकों ने, जिनने हमारा समर्थन किया राज्यसभा के लिए, उन्होंने कहा हम भी त्याग पत्र देते हैं। हम पूछ रहे थे उनसे भी आप क्यों दे रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उनको इतना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, घर के परिवार के लोगों को जलील करना, घर के लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने का काम शुरू किया। और इसलिए हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक की हैसियत से जाना ही नहीं चाहते हैं, हम विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर के जाना चाहते हैं, बन करके जाना चाहते हैं। क्या पत्र दे दिया, कहीं नहीं हुआ आज तक ऐसा कि निर्दलीय विधायक जो 5 वर्ष के लिए चुना गया है वो 15 महीने से त्याग पत्र देते। हालात ऐसे पैदा करते हैं और इन हालातों को लेकर के मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहूंगा, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ये 9 उपचुनाव हुए तो 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी, सरकार तो गई, फिर हर हालत में गई, कि कोई वजह नहीं बनती है बचने की कांग्रेस की सरकार का, और भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी कह रहे थे वो कंगना जी आई है, मैंने कहा हाँ आई है, तो उधर चले जाएंगी। हमने कहा क्यों जाएंगी, सरका घाट में भी रहेंगी, बनाली में भी रहेंगी, और आती भी रहेंगी, जाती भी रहेंगी। यहाँ से सारा विधानसभा क्षेत्र में भी काम और विकास करने के लिए सांसद निधि भी देंगी। और आप सबके बीच में आकर के, आज तो थोड़ा समय कम है, उस वक्त बैठ करके गप्पे भी मार ली। मलयाली में बड़ी अच्छी गप्पे मारते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं बोलते नहीं आएंगे, तो मैंने कहा जी प्रतिभा सिंह जी तो रोजा नहीं है, बाड़ी बैठी है। सांसद का जो दायित्व है उसका आभास हमें भी है, हमारी पार्टी को भी है, और हमारी पार्टी की कैंडिडेट को भी है। ये हमें मत समझाइए, हमें कह रहे हैं कि कंगना, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये है ही नहीं हिमाचल प्रदेश की, मुंबई से लाए हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या माया नगरी से लाए हैं। कौन सी नगरी, हम तो उनको जानते हैं, हमें तो उनके घर में जाकर के आए हूँ, सरका घाट में, बामड़ा में घर है, मनाली में गोविंद जी के पड़ोस में दूसरा घर बनाया हुआ। कोई काम करने के लिए बाहर चले जाओ, अगर मैं काम करने के लिए दूसरी जगह जाऊं तो क्या हम बाहर क्यों जाएंगे, क्या घर तो घर है, घर तो अपना जहां है वही है। और उन्होंने कहा कि फिल्म जगत में काम करते हुए संघर्ष की एक लंबी जो है वो
यात्रा को पूर्ण करने के बाद एक मुकाम हासिल किया है और अब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई हूं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उसी लगन और मेहनत के साथ काम करके सेवा के भाव के साथ सब लोगों के लिए जो कर सकती हूं वो करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी सांसद के रूप में। ये इनकी ओर से कमिटमेंट है, ये उनकी ओर से बात। इसलिए इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं आप सबके बीच में बहुत लंबी बात अब ज्यादा ना कह करके यही कहूंगा कि भाई आपके जिम्मे बड़ा काम है, हमें जाना पड़ेगा और जगह जाना पड़ेगा, पूरे प्रदेश भर में जाना पड़ेगा और यहां का जिम्मा आपके पास है। यह आपके हवाले है, यह आपको किस तरह से करना है। 2019 का लक्ष्य 37,000 का जो आपको बढ़त दी थी, क्या इस बढ़त को आप हासिल करेंगे? उसके लिए काम करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे तो ये जिम्मा छोड़ा मैंने आपके ऊपर। आप जयराम बन करके, कंगना बन करके गांव गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन और सहयोग मांगेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र ने आज तक का हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड जो लोकसभा का सबसे बड़ा रहा है वो सराज विधानसभा क्षेत्र का रहा है। और इसे एक क्षेत्र और आगे रहा है थोड़ा, लेकिन सराज विधानसभा क्षेत्र ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए। उसके लिए आप सबको मैं बधाई, आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। जब आप वो काम कर सकते हैं तो आपको ये काम भी करके दिखाना है। ये रिकॉर्ड आपके ही नाम लगना चाहिए, आपके ही नाम लगना चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा संदेश है, वो बाद में बताऊंगा। मैं आज निश्चित होकर जा रहा हूं, कंगना जी का टूर हम करेंगे, थोड़ा इलाका जो हमारा जो बचा है, लेकिन बारी चौकी के सभी भाई बहनों से हम आज इस बात को क्या करके पूरा कर रहे हैं कि ये जिम्मा आप सब संभालेंगे और जीत होगी, शानदार जीत होगी। उस शानदार जीत को हासिल करने के लिए आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उस भूमिका को निभाने के लिए आप तैयार रहें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। आप